पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किंग ने लियो, मीरा, बेन और सेंसे को पकड़ने के लिए कुछ हंटर्स को भेजा और बहुत फाइट बैक करने के बाद भी एंड में उन हंटर्स ने उनको पकड़ लिया। लेकिन तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं और उनको बचा लेते हैं। उनमें से एक आदमी अपना नाम रॉब बताता है और वो ये भी बोलता है कि उसको वरदान ने भेजा है। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रात को ये पूरा सीन होने के बाद रॉब उन चारों को बोट में पानी के रास्ते से कहीं लेके जा रहा था और रॉब अकेला नहीं था। बोट में रॉब के साथ थे मैक्स के पापा जिनका नाम था यूगो और उनके साथ दो और लोग थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये तीनों रॉब के बॉडीगार्ड है। अब जो रात को इन लोगों ने अटैक किया वो सिर्फ ये चार लोगों ने नहीं किया था, और भी बहुत लोग थे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये रॉब कौन है, क्योंकि रॉब देखने में ना इनका लीडर लग रहा था और ये सारे लोग रॉब के लिए काम कर रहे थे। तो लियो, मीरा, बेन और सेंसे उनको बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमको कहां पे लेके जा रहे हो, तुम वरदान को कैसे जानते हो। लेकिन यूगो तभी उनको बोलता है कि अभी चुप रहो, अभी कुछ मत पूछो, अभी जाएंगे आराम करेंगे, उसके बाद जो पूछना है तुम पूछो, अपने सवाल अभी अपने पास रखो। फिर बोट में बहुत देर ट्रेवल करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बहुत सारा फॉग था, बहुत सारा धुआं था, तो आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसे में मीरा ने अपनी स्वॉर्ड निकाली कि क्या पता कोई अटैक कर दे, कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो अपनी स्वॉर्ड निकाल के रेडी थी। लेकिन साइड से यूगो बोलता है स्वॉर्ड अंदर रखो, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे कोई अटैक नहीं करने वाला, यहाँ पे हम सेफ है, तो स्वॉर्ड अंदर रख दो। तो मीरा उसकी बात मानती है और स्वॉर्ड अंदर रख देती है। फिर जैसे जैसे वो लोग थोड़ा और आगे पहुंचते हैं उनको लेफ्ट और राइट साइड में लोग खड़े हुए दिखते हैं और वो लोग रॉब को देख के इशारों में कुछ बोल रहे थे। अब वो देख के मीरा, सेंसे और बेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब ये अपने साथ है कि अपने खिलाफ है, क्योंकि ये सारे लोग जो इसने जमा के रखे हैं ये ऐसा लग रहा था कि हम इसके अड्डे पे जा रहे हैं, मतलब तो हम सेफ है कि नहीं है, ये हमारे टीम में है कि हमारे टीम में नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर तक वही वो लोग रिवर पे आगे बढ़ते रहे, वहां पे अभी भी बहुत सारा फॉग था, लेकिन एक पॉइंट के बाद फॉग खत्म हुआ और वो लोग रिवर से बाहर निकल गए। इसका मतलब जो लोग पीछे थे वो शायद ये एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए थे, शायद और लोग छुपे हुए भी हो सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तो देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये पूरा उनका एनवायरमेंट है, लाइक ये उन लोगों का सेटअप है कि यहाँ से कोई आगे बढ़ के आ ना पाए। तो रॉब उनका शायद लीडर है और वो लोग रॉब के लिए काम करते हैं। अब फाइनली पूरा ट्रैवल करने के बाद उनकी बोट एक कोस्ट पे जाके रुक जाती है और यूगो नीचे उतरता है और उनको भी बोलता है कि चलो मेरे साथ में। अब ये लोग भी नीचे उतर जाते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं फॉलो करने के अलावा। तो जैसे जैसे यूगो बोल रहा था वो लोग वैसे वैसे कर रहे थे, उनके पीछे पीछे आगे जा रहे थे। अब ये जो पूरा इलाका था ना वो देखने में ऐसा ही लग रहा था कि ये रॉब का अड्डा है, मतलब ये रॉब का फोर्ट्रेस है या कुछ है। ये मतलब यहाँ पे शायद पुराना कोई कैसल होगा जो टूट गया था या कुछ, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये कुछ तो ऐसा एनवायरमेंट लग रहा था कि ये इनका अड्डा है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पुराना आइलैंड फोर्ट्रेस है जहाँ पे अब इन लोगों ने अपना बेस बना के रखा है। अब वहां पे ना बेन जब ये आसपास लोगों को देख रहा था तो वो बहुत क्यूरियस था, क्योंकि वो स्मार्ट बंदा है ना, तो वो आसपास देख के याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है, ये क्या है। और देखने में ना वो लोग वाइकिंग्स लग रहे थे। अब ये सोच रहा है कि ये लोग सब रॉब के लिए काम करते हैं, लेकिन रॉब की एज इनसे कम लग रही है, तो ये लोग अपनी एज से कम के लिए काम क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजन था उनके दिमाग में। अब आगे जाके वो लोग ना एक कैंप टाइप सेटअप में पहुंचते हैं, जहां पहुंच के रॉब एक अलग जगह में जाके बैठ जाता है और यूगो इन चारों को लेके अलग जगह पे जाता है। वो उनको दूसरे कैंप में लेके जाता है, वहां पे बिठा देता है और बोलता है कि तुम लोग आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेके आता हूँ, और ये बोल के वो चला जाता है। फिर जब वो लोग बैठे थे मीरा लियो की तरफ देखती है और मीरा लियो को पूछती है क्या तुम इस रॉब को जानते हो? तो लियो बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। फिर मीरा बोलती है इस रॉब पे क्या हम फिर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा था कि ये वरदान ने भेजा इसको। अब वरदान है किंग का आदमी, तो इसका मतलब ये लोग भी किंग के आदमी हुए ना। अब किंग तो हमारे पीछे पड़ा है, तो क्या पता ये किंग का हिडन बेस हो और ये कोई सीक्रेट बाउंटी हंटर्स का हेड हो, तो ये फंस जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब लियो ना रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलता। लियो देखो, लियो को ऐसा था कि देखो मैं तो वरदान को ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुमको समझा नहीं सकता वरदान को ट्रस्ट करो, ये पहले ही बहुत वरदान पे बहुत भड़क रही है ये, तो अब ये बोल रहा है कि मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला, जिसको मानना है वो माने, ना मानना है ना माने,
मेरे को भरोसा है इस पे क्योंकि इसको वरदान ने भेजा है। लेकिन फिर भी लियो बस एक लाइन बोलता है कि मेरे को वरदान पे ट्रस्ट है, वरदान किंग के साथ नहीं है, किंग इविल आदमी है, वरदान इविल आदमी नहीं है। लेकिन मीरा फिर भी जिद पे थी कि नहीं, ये किंग, अगर ये किंग का आदमी है, किंग मतलब इविल, अगर किंग इविल है तो किंग के सारे आदमी सब इविल ही है। तो रूमी भी इविल है, वरदान भी इविल है, अगर ये लोग भी वरदान के लिए काम कर रहे हैं, किंग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी इविल है, तो ये लोग भी हमारे ही पीछे पड़े, हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको यहाँ से भागना चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। अब लियो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ, तेरे को जो समझना है समझ। अब सीन ऐसा था ना कि ये चारों को अभी तक पता ही नहीं था कि वरदान को किंग ने मार दिया है, मतलब किंगडम में क्या हो रहा है इनको कोई आइडिया ही नहीं है, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है। तो लियो वहां पे थोड़ा टेंशन में वरदान को याद कर रहा था कि वरदान को बचाना पड़ेगा, वरदान को क्या करेंगे, क्योंकि किंग अब वरदान के पीछे पड़ेगा। अगर किंग को पता है कि वो मैं भाग गया हूँ, मतलब उसको पता है कि वरदान ने मेरे को भागने में हेल्प की है, तो वो वरदान को मार देगा या कुछ करेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, मेरे को रॉब से बात करनी चाहिए कि वरदान की जान खतरे में है। वो ये सारी चीजें सोच रहा था, और जब वो सोच रहा था वहां पे दो लेडीज आते हैं और वो उनको खाना वगैरह देते हैं। और ये लेडीज मतलब ऐसे केयर टेकर टाइप नहीं थे, ये लोग वॉरियर टाइप ही थे, आर्चर्स होंगे या फिर फाइटर्स होंगे, ये पूरे वो ये रॉब के गैंग का हिस्सा ही थे। अब जब वो लेडीज उनको खाना दे रहे थे तो लियो उनको पूछता है कि मेरे को रॉब से बात करनी है, मैं कब बात कर पाऊंगा उनसे। तो उनमें से एक लेडी बोलती है कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, अभी वो आराम करेंगे, हम पिछले 2 हफ्ते से तुमको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वो भी थके हुए, वो अभी सो जाएंगे, फिर तुम रात को ही आराम से अच्छे से बात करना जब वो भी फ्रेश हो जाए। तो लियो बोलता है ठीक है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इतने में बेन साइड से बोलता है कि 1 सेकेंड, अगर ये लोग इसको 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये हंटर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि हंटर्स तो 3-4 दिन से ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन साइड से मीरा वापस बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, उसने बोला ना वरदान ने उसको भेजा है, वरदान किंग का आदमी है, तो ये भी किंग का, ये हंटर्स में हो सकता है, ऐसे तुम वो मत करो। वो लोग सोचने की बहुत ट्राई कर रहे थे कि ये कौन है, हम कहाँ हैं, अब क्या होगा, लेकिन उनको ऑफकोर्स कोई आंसर मिल नहीं रहा था। तो वो लोगों ने खाना खाया और वो लोग सो गए। अब रात को एक जगह पे सब लोग जमा हुए थे, वहां पे बॉनफायर का सेटअप था, एक जगह पे रॉब बैठा था, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। रॉब बहुत ही सीरियस बैठा था वहां पे। तभी ह्यूगो गया और वो चारों को यहाँ पे लेके आया, लियो, मीरा, बेन और सेंसे को यहाँ पे लेके आया, और वो लोग आके बैठ गए। कुछ देर तक वहां पे कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी, सब लोग साइलेंस में बैठे थे, और ये चारों एक दूसरे को देख रहे थे कि बात की शुरुआत कौन करेगा। इतने में सेंसे सबको इशारों में बोलते हैं कि मैं करता हूँ, रुको। फिर सेंसे रॉब को देखते और बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने हमारी मदद की रात को, मतलब अगर आप नहीं करते तो हमको वो लोग किंग के हंटर्स थे, तो वो लोग हमको मार देते या फिर वो लोग हमको किंग के पास लेके जाते, तो आप आए, आपने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपने हमारी मदद क्यों की, मतलब आप कौन हो, हमको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, और हम है कहाँ पे, ये मतलब आप हमको यहाँ लेके आए, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। तभी ना रॉब के हाथ में एक ग्लास था जिसमें एक ड्रिंक थी, तो रॉब ड्रिंक का एक सिप लेता है, फिर बोलता है मुझे वरदान ने बोला था कि लियो को ढूंढ के उसको यहाँ पे लेके आना, इसलिए हम लोग कब से लियो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर मीरा साइड से बीच में घुस के पूछती है तो तुम लोग किंग के आदमी हो क्या, तुम लोग किंग के आदमी हो? रॉब इसका कुछ आंसर देता ही नहीं है, उसका ध्यान अपनी ड्रिंक पे था, वो अपना ड्रिंक पीता है। मीरा वापस पूछती है वरदान ने तुमको ढूंढने बोला, मतलब वरदान किंग का आदमी, तो तुम लोग भी किंग के आदमी हुए ना, तो अब क्या तुम लोग हमको किंग के पास लेके जाओगे क्या? रॉब इसका भी कोई आंसर नहीं देता। फिर सेंसे मीरा को लुक देते हैं कि रुको, तुम शांति रखो, मैं बात करता हूँ, तुम बीच में मत बोलो। सेंसे रॉब की तरफ देखते और प्यार से बोलते कि सॉरी, वो हमारे दिमाग में ना इतने टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन है और हमको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आपने अचानक आके हमको बचा लिया, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे सवाल होंगे हमारे दिमाग में, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी में पूछ रही है, बट हमको जेन्युइनली जानना था कि ये क्या हो रहा है, आप समझाओ ना हमको क्या चल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तभी रॉब जो ग्लास से ड्रिंक पी रहा था वो ड्रिंक को खत्म करता है, फिर अपने ग्लास को नीचे रखता है और उनको बोलता है कि वरदान ने जब लियो को कैसल से भगाया तब उसने हमको एक मैसेज दिया था कि लियो को ढूंढो और लियो को यहाँ पे लेके आओ, तो हम लोग तब से उसको ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। फिर हमको पता चला कि वो एक सेटलमेंट में है, लेकिन जब हम सेटलमेंट तक पहुंचे उसके पहले ही किंग ने वहाँ पे अटैक कर दिया। अब हमको लगा कि उस अटैक में लियो भी मर गया होगा, लेकिन फिर हमको बाद में पता चला कि लियो जिंदा है किंग की वजह से।
किंग ने हमको नहीं बताया, लेकिन किंग ने जो बाउंटी हंटर्स के ग्रुप में मैसेज डाला था ना, उस बाउंटी हंटर के ग्रुप में हमारा भी एक स्पाई है। हम लोगों ने हमारा बंदा एक रखा है उस नेटवर्क में, तो वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहीं से हमको पता चला कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े और तुम लोग कहाँ हो, हमको वहीं से पता चला। और जैसे ही हमको पता चला हम लोग पहुंच गए और हम लोग टाइम पे वहां पहुंच गए। तो अभी तक ये सब हुआ और अब आप लोग सेफ हो। तभी साइड से लियो इंटरप्ट करके बोलता है कि हमको वरदान को बचाना पड़ेगा। किंग को पता चल गया कि वरदान ने मेरी हेल्प की है, तो किंग पक्का वरदान को मार देगा या वरदान को कुछ करेगा, वरदान को प्रिजन में डाल देगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। तभी रॉब एक गहरी सांस लेता है और तभी वहां पे पॉज लेके लियो को बोलता है, वरदान अब हमारे बीच नहीं रहा। इसके बाद मीरा साइड से ना बहुत ही गंदा लुक देती है। मीरा बोलती है, हाँ, किंग का एक गार्ड गया। और ये ना धीरे से बोलना चाह रही थी, लेकिन वहां पे सबको सुनाई दिया। और जो सब लोग जो खड़े थे, जो बैठे थे ना, सब उसको घूर के देखते हैं। फिर रॉब उसको देखता है और वापस से एक गहरी सांस लेके बहुत रेस्पेक्टफुली बोलता है, सुनो, तुमको वरदान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वो वरदान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम लोग आज यहाँ पे जिंदा है तो सिर्फ वरदान की वजह से, वरदान के सैक्रिफाइसेस की वजह से। तो मैं तुमको पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, वरदान के बारे में कुछ मत बोलना। मैं तो शांत आदमी हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ सब मेरे जैसे नहीं है। अगर किसी को भी तुम्हारी बात का बुरा लगा ना, तो मैं बीच में रोकने नहीं आऊंगा। लियो साइड में जोर जोर से रोने लगता है और मीरा उसको देखती है। फिर यूगो लियो के पास जाता है, उसको कंसोल करने के लिए उसके पास बैठता है। सेंसे फिर रॉब को पूछते हैं कि ये क्या हुआ, किसने मारा वरदान को। तो रॉब वहां पे उनको सारी बातें बताता है कि कैसे किंग ने वो सेटलमेंट का ब्लेम पूरा वरदान पे डाला और सारे विलेजेस के सामने वरदान को मार दिया, सब कुछ। फिर रोते हुए लियो रॉब को पूछता है कि आप कौन हो, आप वरदान को कैसे जानते हो। तो रॉब बोलता है कि मैं वरदान को बचपन से जानता हूं और मेरा असली नाम रॉब नहीं है, मेरा नाम रॉबिन है। मैं किंग विक्टर का बेटा हूं। किंग एरन के पहले जो किंग थे उनका नाम था किंग विक्टर, और किंग विक्टर के 3 बच्चे थे, एडविन, रॉबिन, आर्थर। और सबको पहले यही लग रहा था कि जब किंग एरन ने अटैक किया तो उन्होंने सबको मार दिया, लेकिन ये जिंदा है। मतलब ये रॉब, जिसका असली नाम रॉबिन है, वो सियारा किंगडम का ट्रू किंग है। किंग विक्टर के एरा में वरदान सिर्फ उनका मेन गार्ड नहीं था, बल्कि फैमिली मेंबर की तरह था। वो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हैंडल करता था। किंग विक्टर के तीनों बच्चे, एडविन, रॉबिन और आर्थर, तीनों वरदान के साथ बहुत खेलते थे। और उस टाइम पे ना वरदान की एक वाइफ भी थी, उसका नाम था वीना। वीना ना बहुत ही ज्यादा काइंड और केयरिंग थी, और उनको किंग विक्टर के तीनों बच्चों के साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता था। एक तरह से वो उनकी केयर टेकर थी, और क्योंकि वो वरदान की वाइफ थी, वो कैसल में कभी भी आ सकती थी। अब वीना ना हमेशा वरदान को बोलती थी कि हमको भी एक बच्चा करना चाहिए, लेकिन वरदान हमेशा मना कर देता था। ऐसा नहीं था कि वरदान को बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन वरदान के अपने रीजंस थे। वरदान हमेशा से ही किंगडम और किंगडम के लोगों के लिए बहुत लॉयल रहा है, तो उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं बच्चा कर लूंगा तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसका पूरा टाइम किंगडम में जाएगा, किंग के साथ बात करने में जाएगा, किंग को एडवाइस देने में जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने में जाएगा, फिर बाकी का टाइम किंगडम के लोगों के लिए जाएगा, तो उसके पास टाइम बचेगा ही नहीं अपने बच्चे के लिए। और उसने वीना को पहले ही बोल के रखा था कि मेरी लॉयल्टी सबसे पहले किंग और किंगडम के लिए ही रहेगी, लाइक फैमिली से भी ऊपर। तो जब भी वीना वरदान को बोलती थी बच्चा करने के लिए, वरदान का एक ही जवाब रहता था कि तुमको पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी लॉयल्टी सबसे पहले किंग और किंगडम के लिए ही है। वीना हमेशा ट्राई करती थी, लेकिन वरदान का सेम ही रेस्पॉन्स रहता था। लेकिन फाइनली एक दिन वरदान ने वीना की बात मान ली और वीना प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद से वीना हमेशा घर पे ही रहती थी और वरदान ने एक केयर टेकर रखी थी वीना का ख्याल रखने के लिए। अभी सब कुछ बहुत सही चल रहा था, 6-7 महीने बीत गए, लेकिन तभी किंग एरन ने किंगडम पे अटैक कर दिया। अब आपको याद होगा कि एपिसोड 4 में मैंने आपको बताया था कि किंगडम पे जब अटैक हुआ था वरदान वहां पे नहीं था, वरदान कुछ काम से बाहर गया था, तो वरदान को अटैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब अटैक हुआ तो अटैक की इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अटैक में बहुत हड़बड़ाहट हो गई थी। उन लोग टाउन पे भी अटैक कर रहे थे, विलेज पे भी अटैक कर रहे थे, और किंगडम पे तो अटैक कर ही रहे थे, तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे।
और जिसके पास घोड़े वगैरह थे वो लोग घोड़ों में सियारा से बाहर भाग रहे थे। इसमें एक आदमी जो घोड़े से भाग के सियारा से बाहर चला गया था, उसको रास्ते में वरदान मिला। वरदान वापस किंगडम की तरफ जा रहा था और उस आदमी ने वरदान को बताया कि सियारा किंगडम पे अटैक हो गया है, लोग पूरे टाउन में तहस नहस हो गया है, सब इधर भाग रहे हैं, सब घायल हो गए, कैसल पे भी अटैक हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, अभी तक तो कोई नहीं बचा होगा। अब जैसे ही वरदान को ये न्यूज मिली वो घोड़े में तेज तेज कैसल की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो कैसल से थोड़ा दूर पहुंचा वहां पे उसको रॉबिन भागते हुए दिख गया। रॉबिन जो उस टाइम पे छोटा था वो भाग रहा था और रोते रोते वरदान का नाम पुकार रहा था और वो बहुत पैनिक में भी लग रहा था। वरदान उसके पास गया, घोड़े से नीचे उतरा, रॉबिन को पकड़ा और रॉबिन को पूरा सिचुएशन पूछता है कि अभी क्या चल रहा है। तो रॉबिन ने उसको तब बताया कि किंगडम पे अटैक हो गया है, कैसल पे अटैक हो गया और सब लोग मर गए। एक गार्ड ने मेरी मदद की भागने में और मैं भाग के यहाँ पे आ गया। उसने मेरे को बोला कि सिर्फ भागो और तभी मेरे को आप दिख गए। अब वरदान एक सिचुएशन में फंस गया है। किंग और किंगडम के लोग मर गए, टाउन और विलेज पे अटैक हो गया है, लेकिन उसकी वाइफ शायद अभी भी जिंदा हो और अगर वरदान अभी फटाफट वहां पे जाए तो शायद वो उसको बचा पाए। लेकिन रॉबिन का क्या? अगर रॉबिन को लेके वो टाउन में गया और किसी ने वहां पे उसको देख लिया तो वो लोग रॉबिन को मार देंगे, जो कि बहुत गलत होगा क्योंकि रॉबिन किंग विक्टर का बेटा है, रॉयल ब्लड है वो, उसका हक है कि फ्यूचर में थ्रोन पे बैठना। तो रॉबिन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और उसको प्रोटेक्ट भी सिर्फ वरदान ही कर सकता है। वरदान किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता कि तुम रॉबिन को बचाओ, क्योंकि ऐसे अटैक के माहौल में कौन अपना है और कौन अपना नहीं है कुछ कह नहीं सकते। कोई भी पलट के किंग एरन की टीम में जा सकता है। तो अगर रॉबिन को सेफ रखना है तो वरदान को ये एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी, किसी ट्रस्टेड के पास उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके पास दो चॉइसेस थी कि वो अभी रॉबिन को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर वो अपने वाइफ और बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वरदान ने डिसाइड किया कि वो रॉबिन को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि रॉबिन किंगडम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो रॉबिन को अपने साथ बिठाता है और चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद वरदान वापस आता है, टाउन और विलेज में पहुंचता है और वो देखता है कि बहुत सारे घरों में आग लगी है, सबके दरवाजे बंद है, बाहर कोई दिख नहीं रहा है। फिर वो घोड़े से नीचे उतरता है और भाग के अपने घर की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसका घर जल रहा है, पूरी तरीके से आग लगी थी उसके घर में और घर के दरवाजे पे केयरटेकर जमीन पे पड़ी थी और उसके माथे पे एरो था। वरदान वहीं पे अपने घुटनों पे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जब घर जल रहा था तब बीना ने भागने की ट्राई की होगी, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी वो भाग ही नहीं पाई। इसके बाद वरदान कैसल गया और किंग एरन ने उसको आर्मी ज्वाइन करने बोला, जो मैंने आपको एपिसोड 4 में बताया था। वरदान ना अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाया, ना किंग को प्रोटेक्ट कर पाया, ना अपने टाउन और विलेज को प्रोटेक्ट कर पाया। उसी दिन उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए, चाहे जो भी करना पड़े, इस किंगडम के लोगों को किंग एरन से मैं ही बचाऊंगा। रॉबिन ने वहां कैंप में सबको ये स्टोरी सुनाई और सबके चेहरे पे आंसू थे। फिर लियो रॉबिन को पूछता है कि अब वरदान नहीं है तो सियारा किंगडम को अब कौन बचाएगा? वरदान ने प्रॉमिस किया था कि बचाएगा वो, तो अब कौन बचाएगा? वरदान नहीं है तो। एक तो अब किंग एरन भी बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि उसने जबरदस्ती मेरे पापा को यूज करके जंगल में क्रीचर्स बना लिए। तो रॉबिन बोलता है नहीं, जबरदस्ती नहीं, डॉक्टर केल अपनी मर्जी से गए थे किंग के पास क्रीचर्स बनाने के लिए। एपिसोड 4 में मैंने आपको बताया था कि किंग एरन को डॉक्टर केल की बुक मिली थी जिसमें जंगल और क्रीचर्स की रिसर्च थी, लेकिन वो बुक उनको कोइंसिडेंटली नहीं मिली थी। वो बुक उन तक वरदान और डॉक्टर केल ने पहुंचाई थी। ये डॉक्टर केल और वरदान का एक प्लान था कि किंग एरन तक वो बुक पहुंचे और किंग एरन डॉक्टर केल को सेलेक्ट करे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन किंग एरन और डॉक्टर केल में एक ही फर्क था, डॉक्टर केल इविल नहीं थे। डॉक्टर केल को वहां जाके एक्सपेरिमेंट्स करने थे, क्रीचर्स बनाने के लिए नहीं, क्रीचर्स का क्योर ढूंढने के लिए। और ये क्योर को सिर्फ डॉक्टर केल ही ढूंढ सकते थे क्योंकि ये क्रीचर्स को बनाने वाले और कोई नहीं, डॉक्टर केल के पापा थे, यानी लियो के दादाजी। अब रॉबिन जब वहां पे सबको ये कहानी बता रहा था तो उसने ये नहीं बताया था कि डॉक्टर केल के पापा ने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि उसको भी नहीं पता था। उसको सिर्फ इतना पता था कि डॉक्टर केल को इन क्रीचर्स का क्योर ढूंढना था, क्योंकि उनके अंदर एक जनरेशनल गिल्ट है, उनके पापा ने जो किया उनको वो ठीक करना था। इसीलिए डॉक्टर केल ने अपनी पूरी लाइफ जंगल और क्रीचर्स के रिसर्च करने में लगा दी। जब किंग एरन किंगडम के कंट्रोल में आए तो उनकी नजर हमेशा से जंगल और क्रीचर्स पे ही थी। उनको चाहिए था कि कोई उनका काम करे, कोई एक्सपेरिमेंट करे क्रीचर्स पे और क्रीचर्स बनाए और पावरफुल बनाए उनको। इसीलिए डॉक्टर केल और वरदान ने ये प्लान किया कि अगर कोई और वहां पे पहुंच गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बजाय मेरे को ही जाना पड़ेगा वहां पे।
तो मैं ही वहां जाता हूँ और मैं ही वहां जाके क्योर ढूंढता हूँ। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि किंग एरन डॉक्टर गेल को जबरदस्ती अपने फैमिली से दूर रहने को बोलेंगे। और तभी वहां पे डॉक्टर गेल के पास एक और चॉइस थी कि क्या वो काम करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं। और उन्होंने भी अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया ताकि वो इन क्रीचर्स का एक्सपेरिमेंट करे, उनका क्योर ढूंढे और पूरे लोगों को बचाए। फिर जब लियो के मॉम को किंग एरन ने वरदान के थ्रू मार दिया तो डॉक्टर केल के ऊपर और बड़ी टेंशन आ गई, क्योंकि अब लियो और रेक्स दोनों अकेले थे। तो लियो के मॉम की तरह डॉक्टर केल ने भी वरदान को बोला कि अब ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं, तुमको ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद से डॉक्टर केल किंग एरन के सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में क्योर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके सारे अटेम्प्ट्स फेल ही हो रहे थे। अब देखो, डॉक्टर केल को ये पसंद तो नहीं था कि वो किंग एरन के लिए क्रीचर्स को बनाए, क्रीचर्स पे एक्सपेरिमेंट करे, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाए। लेकिन अगर उनको वहां पे काम करना है और क्योर ढूंढते रहना है तो उनको किंग एरन की बात भी माननी पड़ेगी। तो वो ट्राई कर रहे थे कि जितना प्रोसेस स्लो हो सके उतना स्लो रखूंगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब किंग एरन को ये ऑफ कोर्स समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं। तो उन्होंने अपनी बातों से बहाना बना के उनको बोल दिया कि इतना ही प्रोसेस में टाइम लगता है वगैरह वगैरह। और किंग एरन धीरे धीरे मान भी गए। लेकिन कुछ साल बाद किंग एरन को भी ऐसा लगा कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है, मेरे को एक और आदमी लाना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक और अल्केमिस्ट या एक और साइंटिस्ट को लाएंगे जो उनका असिस्टेंट बन के रहेगा। तो जैसे जैसे डॉक्टर केल बोलेंगे वो करता रहेगा और धीरे धीरे सीखता रहेगा। तो फिर किंग एरन एक नया आदमी को लेके आए जिसका नाम था पीटर, और वो डॉक्टर केल का असिस्टेंट बन गया। अब स्टार्टिंग में तो पीटर ना धीरे धीरे चीजें देख रहा था, समझ रहा था, तो डॉक्टर केल को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर केल को ऐसा था कि देखने में और करने में बहुत फर्क है। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि इस आदमी में बहुत चुल है, इसको बहुत सीखना है, बहुत करने की चुल होती है इसमें, और इसको मजा भी आ रहा था। और धीरे धीरे बातों बातों में ये भी पता लगा कि पीटर भी थोड़ा इविल टाइप का आदमी है, लाइक किंग एरन के नक्शे कदम पे चलने वाला आदमी है वो। तो अगर इसको सारे मेथड्स पता चल गए तो किंग एरन फिर इसको यूज कर लेंगे और इविल काम करेंगे। तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर पीटर सारे प्रोसेस समझ गया तो उसको ये भी समझ आ जाएगा कि डॉक्टर केल जानबूझ के प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, तो इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। तो डॉक्टर केल वरदान के पास गए, उन्होंने सारी सिचुएशन उनको समझाई। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर केल और वरदान ने प्लान किया पीटर को रास्ते से हटाने का, और वो करना इतना हार्ड नहीं था क्योंकि वो तीनों बहुत बार अकेले रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किंग को शक ना हो। तो उन्होंने पीटर को एक क्रीचर के केज में डाल दिया और फुल पैनिक क्रिएट कर दिया और किंग को बोल दिया कि एक एक्सीडेंट है। फिर डॉक्टर केल ने चालाकी से किंग को यह भी बोल दिया कि कोई असिस्टेंट को मत रखो, क्योंकि सारे असिस्टेंट में ये चुल होती है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनको अलग ही शौक होते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट पे और प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये पीटर की वजह से अपना एक्सपेरिमेंट और स्लो हो गया है। इसीलिए फिर किंग एरन ने उनकी बात मानी और इसके बाद से किसी असिस्टेंट को रखा ही नहीं। फिर उसके कुछ टाइम बाद डॉक्टर केल ने जानबूझ के प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दिया ताकि किंग एरन को शक ना हो, और सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई। वो क्योर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको क्योर मिल ही नहीं रहा था, उनके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे। इसके बाद और बहुत साल बीत गए और डॉक्टर केल की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि पहले ही ये क्रीचर्स, एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल्स, इतना सारा स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तभी डॉक्टर केल और वरदान ने डिसाइड किया कि अब प्लान को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना पड़ेगा, और वो नेक्स्ट स्टेप था रेक्स। डॉक्टर केल को ये पहले से पता था कि ये क्योर ढूंढना इजी नहीं होने वाला। ये क्योर ढूंढने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20, 30, 40 साल भी लग सकते हैं। तो उन्होंने वरदान को पहले से बोल के रखा था कि अभी से रेक्स को तैयार करना शुरू कर दो, उसको मेरे रिसर्च पेपर्स दो, उसको चीजें समझाओ, उसको बोलो कि बैटल वगैरह में ना जाए, पुश करो कि स्मार्ट बने, रिसर्च करे, साइंटिस्ट बने वगैरह वगैरह। ये उन्होंने इसीलिए किया ताकि वक्त आने पे वो डॉक्टर केल को रिप्लेस कर पाए, उनका सक्सेसर बन सके। और अब जब डॉक्टर केल की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई, तब वरदान ने किंग एरन को सजेस्ट किया कि रेक्स को असिस्टेंट बना देते हैं। कोई और आदमी अगर असिस्टेंट बनेगा तो डॉक्टर केल की उसके साथ जमेगी नहीं और प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन रेक्स उनकी बात मानेगा। और रेक्स भी बहुत समझदार है, वो बहुत टाइम से डॉक्टर केल की रिसर्च वगैरह पढ़ रहा है, तो उसको पहले से नॉलेज है। और उसने किंग एरन को बड़ी स्मार्टली ये भी बोला कि रेक्स अभी बहुत यंग है, इतना यंग आदमी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। आजकल सब यंग लोग स्वॉर्ड फाइटिंग में जा रहे हैं, बैटल्स में जा रहे हैं, लेकिन रेक्स अलग है। अगर हम इसको अभी से ट्रेन करना शुरू करें तो सोचो आगे के बहुत सालों में ये क्या क्या चीजें कर पाएगा, ये सारी चीजें खुद से हैंडल कर पाएगा।
और डॉक्टर केल इसको अपने सारे सीक्रेट्स भी बताएंगे क्योंकि रेक्स उनका बेटा है। डॉक्टर केल और वरदान ने पहले से ये सब सोच के रखा था। किंग एरन ने वरदान की बात मान ली और रेक्स को असिस्टेंट के लिए रख लिया। अब जैसे किंग एरन ने डॉक्टर केल को जबरदस्ती वहां पे काम पे रख लिया था, उन्होंने रेक्स के साथ वैसा नहीं किया। उसके जगह पे उन्होंने ये किया कि रेक्स को एक किंगडम में काम दे दिया ताकि वो काम के बहाने आता रहे। किंग एरन ने ये सोचा कि अगर रेक्स को भी जबरदस्ती ले लेंगे तो लियो को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और सिर्फ लियो को नहीं, जो रेक्स को जानते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। गांव में बहुत लोग जानते थे क्योंकि वो अच्छा साइंटिस्ट था। डॉक्टर केल के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी अलग थी क्योंकि किंग एरन नए नए आए थे और वो अभी भी हाल ही में वॉर का टाइम था, तो उस टाइम पे कुछ भी बहाना दे सकते थे, लेकिन अब नहीं दे पाएंगे। तो किंग एरन ने रेक्स को किंगडम में काम दे दिया और वो काम के बहाने बार बार आया जाया करता था। फिर जब पहली बार वरदान रेक्स को सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर से लेके गया और उसने अपने पापा को देखा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपने पापा को बहुत जोर से हक करता है और बहुत जोर से रोने लगता है। फिर वरदान और डॉक्टर केल ने उसको सारी सिचुएशन समझाई और उसको उन दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जल्दी ही उसका गुस्सा चला गया क्योंकि इतने टाइम बाद वो अपने पापा के साथ मिल रहा था, अपने पापा के साथ काम कर रहा था। फिर उसको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी, उनका पर्सपेक्टिव समझने लगा वो, और वो उनके प्लान का हिस्सा बन गया। अब वो कुछ टाइम तक हफ्ते में 2-3 बार आता था, तब डॉक्टर केल उसको सारा प्रोसेस समझाते थे, सारी चीजें बताते थे, सारे स्पेसिफिक डिटेल्स बताते थे, सारे सीक्रेट्स बताते थे, और बाकी का टाइम उसको सारे रिसर्च पेपर्स देते थे। जो फेल्ड अटेम्प्ट्स उन्होंने किए वो सारे रिसर्च पेपर्स उनको देते थे ताकि वो जाके स्टडी करे। कुछ साल तक यही चला। फिर एक दिन नेचुरल कॉजेज से डॉक्टर केल की डेथ हो गई। उन्होंने अपनी सारी लाइफ ये क्योर ढूंढने में निकाल दी, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो इन किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए और क्रीचर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने दे। डॉक्टर केल के जाने के बाद रेक्स अब ज्यादा टाइम सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में बिताने लगा। अभी तक उसने लियो को बताया नहीं था कि वो किंगडम में काम करता है, लेकिन अब उसने बताया। उसने बोला कि मैं बहुत टाइम तक बाहर रहूंगा, कभी 2 दिन कभी 3 दिन, कुछ कह नहीं सकते, मेरे को किंगडम में काम मिला है तो मैं काम पे जा रहा हूँ। अब ये क्रीचर्स का क्योर ढूंढने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेक्स पे है। तो बेसिकली रेक्स ने भी अब अपनी सारी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी अपने डैड के मिशन को फॉलो करने में। सियारा किंगडम को प्रोटेक्ट करने में वरदान, डॉक्टर केल और रेक्स के सैक्रिफाइसेस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये लोग कुछ नहीं करते तो किंग एरन अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता और पता नहीं कितना डिस्ट्रक्शन कर देता। रॉबिन ने वहां पे सबको ये स्टोरी बताई और सबके चेहरे पे आंसू थे। मीरा के चेहरे पे भी आंसू थे। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग उठ के जाने लगते हैं और लास्ट में बस लियो और मीरा बचते हैं। तब मीरा उठ के लियो के पास बैठती है और बहुत देर तक साइलेंस था। लियो बहुत इमोशनल था वरदान के डेथ के बारे में सुन के और मीरा को उसके लिए बुरा लग रहा था। तभी मीरा बोलती है, सॉरी, मुझे बस किंग और उसके लोगों से बहुत नफरत है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी किंग के वजह से मरे थे। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे तो मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के सामने मैंने देखा किंग का गार्ड रूमी और उसके साथ एक आदमी था। उन दोनों ने मेरे पेरेंट्स को मारा। कुछ टाइम के लिए हम सियारा में रहते थे, लेकिन फिर अचानक से एक रात को मम्मी आए और उन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दिया और उसी रात को हम सियारा से भाग के दूसरे टाउन में चले गए। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद अचानक से वहां पे अटैक हुआ और उस अटैक में रूमी और उस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स को ही मारने आए हैं, क्योंकि मैंने आवाज सुनी थी, वो लोग बोल रहे थे कि सियारा से भागे हुए लोगों को ढूंढो, सियारा से भाग गए उनको पकड़ो, उनको मारना है। पता नहीं, वो ऐसा लग रहा था हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा, वो लोगों ने सारा अटैक रोक दिया और वो लोग वहां से निकल गए। पता नहीं क्यों मारा लेकिन मतलब मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अब उस बात को 20 साल हो गए। अगर आपको याद हो, जब एपिसोड 4 में लियो के मॉम को मारा था वरदान ने किंग एरन के कहने पे, उस टाइम पे जब वो भाग के कैसल जा रहे थे, उन्होंने एक नेबर लेडी को वहां छोड़ा था लियो और रेक्स का ख्याल रखने के लिए। वो नेबर लेडी मीरा के मॉम थे और मीरा के स्टोरी के अकॉर्डिंग 20 साल पहले ही वो लोग सियारा से भागे।
इसका मतलब शायद किंग एरन ने उनके पेरेंट्स को मारा, मीरा के पेरेंट्स को मारा। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि लिया के मॉम ने उनको सब कुछ बता दिया होगा, वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, या उनको जो भी पता है उन्होंने सब बता दिया होगा, इसलिए उन्होंने रूमी और उस आदमी को भेजा होगा हंट करने के लिए। और जैसे ही उन लोगों ने उसको मारा, उनका हंट खत्म हुआ तो वो लोग भाग गए वहां से। इसका मतलब लियो और मीरा दोनों की स्टोरी कनेक्टेड है। लियो और मीरा दोनों की लाइफ खराब होने का सिर्फ एक ही रीजन है, किंग एरन। लेकिन अब इन दोनों को रॉबिन की हेल्प करनी होगी किंग एरन को डिथ्रोन करने में, क्योंकि सियारा किंगडम का ट्रू किंग, किंग विक्टर का बेटा किंग रॉबिन है।